नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक वक्त था जब मुंबई में बिजनेस या नौकरी करने आए किसी काम से आया शख्स जब लंबे समय बाद अपने गांव या कस्बों में पहुंचता था तो लोग उसे ताना देते थे कि क्यों तुम्हें मुंबई की हवा लग गई। लेकिन मुंबई की हवा आजकल गलत वजहों से चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि मुंबई की हवा में प्रदूषण ने अपना अधिकार जमा लिया है। पिछले कुछ दिनों से देश की आर्थिक राजधानी की आबोहवा जहरीली हो चुकी है। वो मुंबई जहां समंदर, जहां ग्रीनरी, जिसका अपना जंगल सब कुछ है, वहां की हालत जरा देखिए। आज तारीख 6 मार्च दोपहर 12 बजे मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 तक जा पहुंचा और ये एक इशारा है कि किस तरह से मुंबई की आबो हवा लगातार बद से बदतर होती जा रही है। प्रदूषण ने अपना साम्राज्य इस कदर बना लिया। जो शहर सबसे ज्यादा टैक्स देता है, जिस शहर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गिनती सबसे अमीर निगमों में होती है, जिस शहर के सबसे ज्यादा कॉरपोरेट टैक्स जहां से आता है, वो शहर बेहतर सांस और आबो हवा के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अब जरा हम कुछ बातें आपको बहुत क्लियर करते हैं कि ये जो आंकड़ा है 235, ये 200 से 300 के बीच का जो आंकड़ा है, जिसके बीच मुंबई की हवा फंसी हुई है, इसके मायने क्या है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर मुंबई की जो हवा है वो किस तरह से खराब हो रही है। कुछ सवाल हम उठा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए वो सवाल और उन आंकड़ों को आपके सामने हम पेश करेंगे। तो मुंबई की हवा खराब होने के मायने क्या है। 200 से 300 का स्तर माना जाता है खराब, पुअर जिसको कहते हैं। इस स्तर पर आपको सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, खांसी होती है, आंखों में जलन की समस्या पैदा हो जाती है। दमा और सांस संबंधित रोगियों के लिए ये जो लेवल है बहुत ही खतरनाक है। बच्चों के लिए भी प्रदूषण का ये स्तर खतरनाक है। इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि जो मुंबई सबसे ज्यादा टैक्स दे रही है, जो मुंबई सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों के मामले में लगातार दम भरती है, उसका दम फूल रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है। वो शहर जहां बेहतर सांस और आबो हवा के लिए एक वक्त पर जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती थी, सवाल बड़ा है कि आखिर वहां इस तरह की परिस्थितियां क्यों पैदा हुई। क्यों आम मुंबईकर इस तरह की तकलीफ झेलने को इस वक्त मजबूर है। क्यों उसके नौनिहाल बीमार होने को मजबूर हैं। क्यों उसे काम पर जाने के लिए मास्क का सहारा लेना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है ऐसा, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। और इन्हीं सवालों के साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ देवी गोयनका साहब हैं, जो कि जाने माने पर्यावरणविद हैं। देवी गोयनका साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही डॉक्टर स्वप्निल मेहता हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में हीरानंदानी अस्पताल में। आपका भी डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले देवी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुंबई जहां एक वक्त पे जहां की हवा जो है उस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता था, क्योंकि अपना समंदर, अपना जंगल, ग्रीनरी जो है वो यहां की एक तरह से आदर्श मानी जाती रही है। इन कुछ सालों में, या मैं कहूं कि ये जो साल है खासतौर पे बार बार इस तरह की चर्चा हमें करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये जो साल है, ऐसा क्या बदलाव हो गया मुंबई में जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज मुंबई में जो उसका AQI लेवल है वो खराब स्तर पर जा पहुंचा है। इसकी दो तीन खास वजह है। एक तो मुंबई शहर के जो भी सड़क है उन पे बैरिकेड किया गया है मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम के लिए। और काम मेट्रो का तो कई जगह बंद ही है, बट बैरिकेड सब जगह लगे हुए हैं। उसकी वजह से ट्रैफिक की स्पीड बहुत कम हो गई है, और वो स्टॉप वो ट्रैफिक में तो प्रदूषण बढ़ने वाला है। दूसरी बात है कि लास्ट ईयर अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने FSI बढ़ाने की वजह से बिल्डर को भी काफी कुछ छूट दी थी। टैक्सेस और फंजिबल FSI के नाम में उनको कुछ 50% कम किया था प्रीमियम। तो उसकी वजह से हम कहीं भी जाएं मुंबई में तो हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत जोरों से चल रही है। और मुझे लग रहा है कि पूरा मुंबई शहर एक कंस्ट्रक्शन साइट जैसा ही बन गया है कि आप कहाँ पे भी जाओ, कुंसे रोड पे भी जाओ, हर एक रोड पे दो तीन बिल्डिंग का काम चल रहा है।
और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे ट्रक ट्रैफिक चल रही है, उनका मटेरियल आना जाना रहता है। वो रेडीमेड कंक्रीट प्लांट भी कई जगह लगे हुए हैं, उसके कारण से भी प्रदूषण बहुत हो रहा है। और ये ट्रक्स और ये सीमेंट और ये सब मिला के मुंबई की तो बहुत ही बुरी हालत हो गई। और अगर एक और बात मैं कहूँ, जैसे आपने बोला कि मुंबई की हवा, दरिया की हवा वगैरह, मुंबई तो एक जमाने में प्रसिद्ध होता था कि मुंबई की हवा वगैरह वगैरह। बट आजकल हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से हवा बिल्कुल चल ही नहीं रही है या एकदम कम चल रही है। तो उसकी वजह से जो भी प्रदूषण हो रहा है वो जमा हो रहा है मुंबई शहर के ऊपर। वो हवा के कारण फैल नहीं रहा है कि हवा ही नहीं चल रही है। तो अगर हम सब चीज मिला के देंगे तो मुंबई की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इनफैक्ट बहुत दिनों से मुंबई की AQI दिल्ली से भी बहुत खराब रही है। और ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो मुझे लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हवा का जो वातावरण बड़ा है, बदला है। अगर हम देखेंगे कि सब जगह ये हाई राइज बिल्डिंग बन चुकी है, उसकी वजह से भी मुंबई के एयरशेड के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। किसी भी कारण से जो भी हुआ है, प्रॉब्लम है कि मुंबईकर के ऊपर, मुंबईकर के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही बुरा असर हो रहा है। हो रहा है और इसको समझना बहुत आवश्यक है। जैसा कि देवी सर बता भी रहे हैं कि ये जो स्थितियां हैं वो चिंताजनक है, क्योंकि मुंबई की हवा जो थी वो एक आदर्श हवा मानी जाती थी। कहा जाता था कि अगर सुबह थोड़ा सा अगर ये हवा कॉम्प्रोमाइज दिख भी रही है तो शाम तक होते होते हवा बदल सी जाती थी। वो अब नहीं हो रहा है। जरा हम समझने की कोशिश इसको भी करेंगे। डॉक्टर स्वप्निल मेहता के पास भी हम जाएंगे, लेकिन जरा आपको आम मुंबईकर को एक स्थिति दिखाते हैं कि आपको प्रदूषण से फिलहाल किस तरह की सावधानी रखनी है। तो अभी की स्थिति में आपको मास्क पहनना ही पहनना। आपको इस ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं, बहुत हाईलाइट करके, कि आपको मास्क पहनना ही है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनना है। अंदर रहिए, घरों के अंदर रहिए। अगर जरूरी नहीं है, जिनका काम बाहर नहीं है, कोशिश करिए कि आप घर में रहें। घर में रहते हुए भी आपको यह देखना होगा कि आप घर की खिड़कियां जो हैं वो जरा बंद रखिए। हम क्रॉस वेंटिलेशन और बाकी चीजों को एक वक्त पर कुछ वक्त के लिए खोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त आपको घर की खिड़कियां फिलहाल वाली सिचुएशन में बंद करना होगा। घर और दफ्तर दोनों जगह जो एयर प्यूरिफायर है उनका इस्तेमाल जो है वो बहुत आवश्यक है। और ये इस्तेमाल इसलिए भी जरूरी है ताकि हम ये देख रहे हैं, बहुत सी जगहों पे कंप्लेन किया है कि बंद कमरे के अंदर भी जो AQI है वो 300 क्रॉस कर जा रहा है। किसी किसी दिन 200 से 300 के बीच है। तो घर के अंदर भी जो है वो प्रदूषण के पार्टिकल मौजूद हैं। इसलिए इस तरह की सावधानी आपको बरतनी है। बाहर निकलना है तो मास्क धारण करना है, और इसके साथ ही जरूरी हो तो ही बाहर निकलना है। डॉक्टर स्वप्निल मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्वप्निल, मेरे ख्याल से आप तो OPD और बाकी जगहों पे लगातार इस तरह की समस्याओं से दो चार होते होंगे, क्योंकि आम मुंबईकर का जो फेफड़ा है, उसका जो हेल्थ सिस्टम है, वो इस तरह की आबो हवा झेलने का आमतौर पर आदी नहीं है। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और ये कितना खतरनाक है? सो बेसिकली जो मैं अभी देख रहा हूँ, इनफैक्ट आई वुड से नॉट इन द लास्ट 1 मंथ, बट करीब करीब दिसंबर के एंड से ही, जब से एयर क्वालिटी खराब हुई, एंड इनफैक्ट तब भी देर मतलब कुछ स्टोरीज थी न्यूज़पेपर्स में कि मुंबई का एयर क्वालिटी इज पैथेटिक एज कंपेयर टू दिल्ली। तो जो प्रॉब्लम्स पेशेंट्स जो फेस कर रहे हैं वो ये है कि उनको आंखों में जलन होना बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। थोड़ा कोल्ड वेदर था, ठंडा वेदर था दिसंबर जनवरी में, तो उस समय उनको खांसी होना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, और जो पुअर एयर क्वालिटी है वो आपके लंग्स को कॉम्प्रोमाइज कर देती है बेसिकली। सो इन कॉम्प्रोमाइज्ड लंग्स में इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, जो पहले इनिशियली वायरल इन्फेक्शन के साथ मैनिफेस्ट करता है, और उसके बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस हो जाते हैं अगर वो कंडीशन कुछ दिनों में इम्प्रूव ना हो तो। सो अगर 5-7 दिन के बियॉन्ड अगर खांसी चल रही है, ये है, तो फेयर चांसेस है कि आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि
कई सारे पेशेंट है जिनको कई खतरनाक बैक्टीरिया जो कहने को डिफिकल्ट टू ट्रीट बग्स मैं बोलता हूँ, या समटाइम्स सुपर बग जो एक टर्म क्लेप्सिला के लिए यूज हो रहा था, वो बैक्टीरिया कॉमनली कम्युनिटी में पॉजिटिव आ रहा है। जो पेशेंट्स का हम जब स्पूटम टेस्ट करते हैं, जब प्रोलॉन्ग कफ है वो ठीक नहीं हो रहे हैं, उन्होंने 2-3 मल्टीपल एंटीबायोटिक कोर्स अपने फैमिली फिजिशियन से लोग ले चुके होते हैं और उसके बाद वो मेरे पास आते हैं फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन, और वहां पे मैं देखता हूँ कि वो पेशेंट्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये उनके लंग्स को बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें था कि पोस्ट कोविड भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो इसको pollution is I would say is a add-on factor over and above the weak lungs because of COVID-19, and weak lungs if they are having some respiratory illness, जैसे अगर किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है, किसी को COPD है, किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग ILD का प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में जहां कभी किसी को पास्ट में TB हुआ है, तो ये जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं दे आर मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा चांस है कि उनको ज्यादा सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकता है, और वहां पे पोल्यूशन इज अ वेरी बिग एड ऑन फैक्टर। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही और मैं ज़रा इसको समझूंगा भी कि आम तौर पर जब मौसम बदलता है और वहाँ पर जब वायरल इन्फेक्शन होता है, किसी और तरह की तकलीफ पैदा होती है, और ये जो पोल्यूशन वाला इन्फेक्शन है इसमें फ़र्क आदमी कैसे करे और ये किस तरह से ज़्यादा घातक हो जाता है। देवी सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि अभी एक चीज़ है कि आपने कहा कि उस तरह की मुंबई की हवा नहीं रही जो हवा बदल देती थी। हम आमतौर पे ये एक आम धारणा होती थी कि चलो साहब, सुबह दोपहर में अगर थोड़ी हवा कॉम्प्रोमाइज़ है, शाम तक होते होते समंदर से वो हवा बदल जाएगी। कहा यह जा रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन और सारी चीज़ें हैं, इसका इसमें जो योगदान है वो इस तरह से भी हो गया है कि ये एक तरह का बैरियर बन रहा है, एक तरह की रुकावट बन रहा है इस हवा के रिप्लेसमेंट में भी। क्या ऐसा है, जरा अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझा पाए। नहीं, अगर आप मुंबई शहर की स्काईलाइन देखेंगे तो पिछले 5 साल में इतना बदल हो चुका है कि मैं जो मुंबई में रहता हूँ, मुझे लग रहा है कि करीब 10 दिन 2 हफ्ते बाद में कोई जगह पे जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ नई बिल्डिंग आ चुकी है। और आजकल की नई बिल्डिंग आ रही है वो 20 माला, 30 माला, 40 माला, 50 माले, इनफैक्ट अप टू 90 स्टोरीज, 100 स्टोरीज की बिल्डिंग भी बन रही है मुंबई शहर में। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, जो हवा जो चल रही थी, उसके लिए बिल्डिंग एक्चुअली बैरियर बन चुकी है। और मैं तो एक्चुअली मेरी 40 साल जिंदगी दरिया के किनारे ही बीती हुई है। मैं शिवाजी पार्क एरिया में रहता था, बिल्कुल दरिया के बारे में। और अगर अगर वहाँ पे जाए तो इतनी नई कंस्ट्रक्शन आ चुकी है कि अगर आप रोड पे चल रहे हो तो आपको लगता ही नहीं है कि कुछ हवा है, मूवमेंट है वगैरह वगैरह। और उसकी वजह से जो पोल्यूशन है, स्मॉग है, वो वहाँ पे ही जमा रहती है, कुछ फैल भी नहीं रही है। और बिल्कुल। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम एमपीसीबी से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि ये प्रदूषण हो रहा है ट्रांसपोर्ट की वजह से। अगर हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात करेंगे तो वो बोलेंगे हो रहा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से। अगर हम बीएमसी से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से ये सब हो रहा है। तो हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर ये बोझ डाल रहा है, और उनको जो खुद करना चाहिए उसके लिए तो कुछ जवाब नहीं है। तो तीसरी बात है कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बना था, और एक्चुअली काफी बड़े तौर से इसका अनाउंसमेंट हुआ था, प्रधानमंत्री जी, फिर हमारे मुख्यमंत्री जी वगैरह, हमारे पर्यावरण मंत्री जी ने इसका बहुत ही ऐलान किया था कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की वजह से जो भी प्रॉब्लम है, हम उसका ये साफ हवा और साफ पानी वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें हो जाएगा। बट हम देख रहे हैं कि एनकैप के जो भी पैसे आ रहे हैं वो एक ही इलेक्ट्रिक बसेस पे डाइवर्ट हो रहे हैं, बाकी सब चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब बात कर रहे हैं कि हम स्मोक टावर्स बनाएंगे पब्लिक एरिया में,
और दिल्ली में अनुभव है कि ये स्मोक टावर बिल्कुल काम नहीं करते हैं, इट इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी। बट वही एक्सपेरिमेंट दोबारा मुंबई में करने वाले हैं। और मुंबई शहर में एक पावर कंपनी है जो अभी भी कोयला जलाती है पावर जनरेशन के लिए, उसकी उसके ऊपर भी कुछ पाबंदी लगाई नहीं गई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम में एक कोस्टल रोड बन रहा है। अगर आप कोस्टल रोड के पास जो भी रहीवासी से बात करेंगे तो वो बोलेंगे उनको दिन भर खिड़की बंद रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर खिड़की खोले 5 मिनट के लिए भी तो पूरा घर में ये मिट्टी मिट्टी जमा हो जाता है। तो ये है परिस्थिति मुंबई शहर की। बिल्कुल। और ये परिस्थिति चिंताजनक है। ये चिंता इसलिए है क्योंकि जैसा देवी सर कह रहे थे कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो जो हैं वो एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ रही हैं। कोई कहता है कि ये कंस्ट्रक्शन की वजह से है, कोई कह रहा है कि ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी वजह से है, कोई कह रहा है कि साहब जो ट्रांसपोर्ट का पोल्यूशन है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। दरअसल कंट्रीब्यूटर तो सभी हैं, लेकिन इलाज क्या है, बड़ा सवाल ये है। डॉक्टर स्वप्निल, जिस चीज़ की मेरी सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से तमाम दर्शकों की ओर से, तमाम मुंबईकर्स की ओर से मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आम तौर पर हमें कोविड है या हमें किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन है, किसी तरह की जो मौसम संबंधी तकलीफ होती है, उसके सिम्टम्स या उसकी जो तकलीफ है और प्रदूषण से होने वाली जो तकलीफ है, क्योंकि इसमें भी खांसी हो रही है, इसमें भी आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा? और किस तरह से, जैसा आपने कहा कि ये कई बार एडवांस लेवल पे भी आपको कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन तक को पता करने के लिए, तो बड़ा बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, जरा इसको समझा पाए। बेसिकली ये है कि जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनके 4-5 कार्डिनल सिम्टम्स हैं, जैसे कि खांसी होना, वीजिंग जो विसल जैसा एक साउंड आएगा, ब्रेथलेसनेस होना, और कभी-कभी पेशेंट चेस्ट पेन के साथ कब प्रेजेंट करते हैं। अब ये तीनों चारों जो सिम्टम्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक फैक्टर की वजह से हो रहे हैं, ये इट्स ऑलवेज अ मल्टी फैक्टोरियल। मतलब हो सकता है ये आप कहीं बाहर गए हैं, आप वायरल इन्फेक्शन, किसी को कफ कोल्ड हो रहा है और आप उसके साथ आप थे वहां पे ग्रुप में और आपको वहां से एक आपने इन्फेक्शन कैच किया, प्लस साइड बाय साइड एयर पोल्यूशन है, आपने रिक्शा से ट्रेवल किया और व्हाइल ट्रेवलिंग मतलब जो आप पॉल्यूटेंट्स को, हवा को एक्सपोज हुए, उनसे वो चीजें एग्रावेट हो गई। आपने कुछ ठंडा पी लिया, ठंडा खा लिया, या आप सडनली टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हुआ, आप गर्म से मतलब हॉट एनवायरनमेंट से सीधे कोल्ड में एसी में चले गए अपने ऑफिस में, जहाँ पे कि सेंट्रलाइज्ड एसी है, टेम्परेचर कम है। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ प्रीडिस्पोज्ड है। रात को लोग एसी लगा के सो जाते हैं, और एसी में भी जब आप टेम्परेचर, अगर मेरे कुछ पेशेंट्स में बात करता हूँ, पता चलता है कि वो लोग 20 डिग्री 22 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं रात को घर पे। तो वो भी एक उनको प्रीडिस्पोज कर देता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन को लेके। तो ये डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट है, बट हम लोग टेस्ट तब करते हैं जबकि पेशेंट एक बेसिक प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। जब आप एक उनको ब्रॉडर आउटलाइंस पे आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, जब आप उनको, अगर उन्हें रेस्पिरेटरी इलनेस है, कोई अस्थमा है, सीओपीडी है, तो आपने उन्हें इनहेलर वगैरह दिया, और तकनीकी खामी है जिसकी वजह से हमारा संपर्क टूट गया है डॉक्टर मेहता से। लेकिन जैसा डॉक्टर मेहता बता रहे थे कि किस तरह से ये तकलीफ जो है वो बढ़ जाती है, और इसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप को अगर किसी तरह की तकलीफ लगातार बनी हुई है, आप दवाएं ले रहे हैं, उसके बावजूद कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप ज़रूर अपने जो एडवांस टेस्ट हैं वो कराएं और डॉक्टर से उसकी जांच कराएं। अभी वाले सिचुएशन में ये है कि जिस तरह की स्थितियां हैं, आमतौर पे जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं, जो हम सभी समझ रहे हैं कि बहुत अगर आपको तकलीफ हो रही है, खांसी भी आ रही है, तो लंबे समय तक चल रही है। डॉक्टर, ये चीज़ मैं समझना चाहूँगा, बहुत एक शिकायत बड़ी कॉमन है
कि लोग ठीक भी हो जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो खांसी है या उनको एक कंजेशन जैसा फील या सीने में जो भारीपन है वो महीनों चल रहा है। इसकी क्या क्या ये पोल्यूशन वाली वजह से है, या ये हम किसी बीमारी का जो पोस्ट इफेक्ट कहते हैं उसकी वजह से? ये जो चीज हो रही है जहाँ पेशेंट्स को प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट आ रहा है, वो मेनी टाइम्स देखने में आ रहा है कि या तो वो पोस्ट कोविड है, वो पेशेंट्स कोविड हुआ था उन्हें, इवन इफ दे गॉट अ माइल्ड कोविड इन्फेक्शन, तो उसके बाद उनको ये इशू हुआ। दूसरा एक और फैक्टर है कि कहीं ना कहीं उनको कोई प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन है जो लंग्स को उनको वीक बनाती है, जैसे उनको कोई एलर्जिक टेंडेंसी है, तो वहां पे उनके सिम्टम्स जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। थर्डली, एज आई सेड, इन सम केसेस जहाँ पे कि एलर्जिक भी नहीं है, जहाँ पोस्ट कोविड भी नहीं है, वहां पे भी ये प्रोलॉन्ग हो रहा है बिकॉज देयर इज सम और द अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच इज देयर। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कॉलोनाइजेशन है बैक्टीरिया का बॉडी में, और वो बैक्टीरिया एक कांस्टेंट माइल्ड इन्फ्लेमेशन जो, या ये कहें कि माइल्ड सूजन सी रहती है उनकी वजह से उनके लंग्स में, और उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से अगर हैंडल किया जाए या अप्रोप्रिएटली ये आइडेंटिफाई करे कि कौन से बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन है, तो वो पेशेंट उस केस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको समझनी होंगी कि किसी भी चीज़ को फिलहाल की स्थिति में आपको पहले से भी कोई तकलीफ है तो ये जो प्रदूषण का स्तर है ये तो और ज़्यादा उसमें आपकी तकलीफ बढ़ा देगा, तो किसी चीज़ को हल्के में मत लीजिए। डॉक्टर देवी, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा और ये चीज़ समझना चाहूँगा कि समस्याएं तो साफ तौर पर दिख रही हैं, इसका समाधान क्या है? तो जैसे मैंने पहले बताया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में एक डॉक्यूमेंट और एक एक्शन प्लान बनाने की जरूरत थी। उसको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान हम बोलते हैं, GRAP, ग्रैप। और आपको पता है कि दिल्ली में ये ग्रैप बन चुका है, और ग्रैप के मुताबिक उन्होंने कुछ मेजर्स स्टिपुलेट किए हैं कि अगर प्रदूषण लेवल 200 तक होगा तो हमें ये चीजें करनी पड़ेगी, अगर 300 तक पहुंचेगा तो हमें ये एक्शन लेने पड़ेंगे, अगर 400 तक पहुंचेगा तो ये सब करने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह। ऐसा एक एक्शन प्लान बना है दिल्ली में, और मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी में वो इम्प्लीमेंट भी हुआ था दिल्ली में। और जब हम मुंबई की बात करते हैं तो हमने खुद NGO की मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। सब NGO मिलके एक डिटेल्ड ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ड्राफ्ट किया था। वो ड्राफ्ट हमने MPCB, महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भेजा था, और सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भेजा था। फिर MPCB के चेयरमैन और MPCB के ऑफिसर्स के साथ भी डिस्कस भी हुआ था, और हम लोग को लग रहा था कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये सब एक्शन लेने पड़ेंगे जैसे ही पोल्यूशन लेवल सर्टेन लिमिट क्रॉस करेंगे। तो फिर हमें पता चला कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान अप्रूव हो चुका है। हमने कॉपी मांग ली MPCB से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का, तो उनके ऑफिसर ने बिल्कुल मना कर दिया, वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान हम आपको नहीं देंगे। तो ये इतनी हालत हो गई थी। फिर कैसे भी करके सीनियर ऑफिसर से बात करके मुझे एक्शन प्लान का कॉपी दिया गया था, और देखा तो वो 1.5 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ खास लिखा ही नहीं है जो एक्शन लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। और अभी हम देख रहे हैं कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई शहर में अलग अलग एयर मॉनिटर्स अलग अलग जगह पे लगाए गए हैं और उनके रीडिंग मैच नहीं हो रहे हैं। तो उसके ऊपर भी जो प्रदूषण बोर्ड है जिसकी जिम्मेदारी है, वो बोल रहे हैं कि जो मॉनिटर्स स्ट्रीट लेवल पे लगाए हैं उनके वैल्यूज बहुत हाई आ रहे हैं, और जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मॉनिटर करने के मॉनिटर्स जो ऊपर हाइट पे लगाए हैं उनके वैल्यूज लो आ रहे हैं। तो वो स्ट्रीट लेवल मॉनिटर्स को भी ऊपर करना जरूरी है। और हमारा ये आर्ग्यूमेंट है कि भाई देखो, जो हवा हमारे लंग में जा रहा है वो स्ट्रीट लेवल की हवा है, हम थोड़ी 50 मीटर के ऊपर बैठे हैं सांस लेने के लिए। तो इनफैक्ट we have to consider the higher reading because that is directly responsible for the pollution and the state of our lungs. तो उसके ऊपर भी MPCB की बहुत चालाकी से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके they are questioning the values of their own monitoring system. तो ये बहुत, मेरे ख्याल से बहुत ही खराब हालत है, और मुझे नहीं साहब लगता है आंख कि मूंद ये लो प्रदूषण तो कंट्रोल बोर्ड सब कुछ कुछ ठीक इंटरेस्टेड। हो जाएगा,
ये वैसा हो गया कि आपने गलती पे पर्दा डाल दिया। अरे साहब, आप हाइट पे लगा रहे हो, आप इन चीज़ों को कह के ऐसा थोड़ा है कि मुंबई की हवा इस टेक्निक से ठीक हो जाएगी। मुंबई की हवा को ठीक करने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे और बेहतर कदम उठाने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे देवी सर आपका। इसके साथ ही डॉक्टर स्वप्निल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए और ख़ास सलाह के लिए। तो हम अपने तमाम दर्शकों को ये कहेंगे, खास तौर पे जो मुंबई में रह रहे हैं उनके लिए ये है कि साहब, ये मुंबई की अभी की जो हवा है वो आपकी वो हवा नहीं है जिसके साथ आप एक लंबे अरसे से जी रहे थे। इस हवा में प्रदूषण रूपी जहर घुल चुका है और इसका स्तर खतरनाक स्तर पे है, यानी कि ये दिन रात आपके सांसों में जहर घुल रहा है। और ऐसे में आपको अपने सांसों की जिम्मेदारी, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। संस्थाएं और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो शायद एक दूसरे पे ही आरोप मढ़ते रहेंगे, लेकिन उन्हें भी अब चेत जाना चाहिए क्योंकि इस शहर में वो भी रहते हैं। उनको भी समझना होगा कि मुंबई की आबो हवा की ये स्थिति आखिर बनी क्यों है। कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां आई हैं कि आज जो है जिस हवा की एक तरह से मिसाल दी जाती थी, आज वो हवा बदनाम हो रही है। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर हों और जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो कुछ कड़े कदम उठाएं, कुछ बेहतर तरीके से काम हो। खासतौर पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनके लिए हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि जो स्टैंडर्ड है, आप बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, आप बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी दुनिया में देखिए बड़े बड़े देश जब इस तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ एहतियाती कदम उठाए जाते हैं। लेकिन मुंबई में एक रोड भी खुदती है तो वहां पर कोई खास इंतजाम हमें नजर नहीं आता। तो इन सब चीजों को बेहतर करना होगा। फिलहाल इस चर्चा में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। in association स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। मौसम के बदलते मिजाज ने देश भर में तनाव बढ़ा दिया है, जिसको लेकर पीएम मोदी भी अलर्ट हैं। और इसी के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विभाग के साथ आने वाली गर्मियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खास निर्देश दिए और कहा कि मौसम विभाग हर दिन के मौसम का बारीकी से अध्ययन करे और रोज के मौसम का पूर्वानुमान तैयार करे ताकि लोगों को रोज के रोज मौसम की जानकारी मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने सभी अस्पतालों में फायर ऑडिट की भी जरूरत बताई। इतना ही नहीं, देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी बढ़ती हुई गर्मी को लेकर चिंता जताई और कहा कि अगर बढ़ती गर्मी का अनुमान सटीक हुआ तो फसलों की पैदावार पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। और फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बावजूद इस साल गेहूं की फसल पर कोई असर नहीं पड़ा है। फूड सेक्रेटरी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि इस साल 1120 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है। To the high temperatures, of course, we are all aware that the temperatures are 2 to 3 degrees higher than normal. But then we had a meeting with the state food secretaries and the state food ministers last week. And we had a presentation also made by the IMD. So what we are finding out of the entire discussion is the fact that while the temperatures are a little on the higher side, but as of now, there has been no impact on the wheat crop. The wheat crop is healthy. And what we are told is that the temperatures are not likely to increase to a level which would impact the crop and impact the grain. So we are hoping and we are looking forward to a record bumper harvest this year of almost about 112 million tons. यस बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक एसबीआई जल्दबाजी में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेगा। सूत्रों के हवाले से ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 13 मार्च को लॉक इन खत्म होने के बाद कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएगा। क्या है बैंक की स्ट्रेटजी, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि यस बैंक में लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, जिसकी 26% से ज्यादा हिस्सेदारी है,
वो यस बैंक से कंप्लीट एग्जिट रूट नहीं लेने वाला है। सूत्र में यही बता रहे हैं कि वो मार्च 13 जो कि डेडलाइन है, जो शेयर्स हैं 75% शेयर जिनका लॉक इन खुल रहा है 13 मार्च को, उसके बावजूद भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर बने रहना चाहता है। आपको हम ये भी बता दें कि एसबीआई की शेयर होल्डिंग यस बैंक में जरूर कम होगी, करीब 2%, लेकिन ये इसलिए भी कम होगी क्योंकि जो कार्लाइल और एडवेंट के साथ डील हुई थी वहां पर कुछ वारंट कन्वर्जन होना बाकी है डील का जो प्लान है उसके मुताबिक, और वो जो वारंट कन्वर्जन होगा उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो शेयर होल्डिंग है वो 26% जो करीब अभी है उससे घटकर 24% पर आ जाएगी। ये जो 2% डाइल्यूशन है वो तो डील के हिसाब से है, लेकिन इसके अलावा भी बैंक जरूर स्ट्रैटेजी बनाएगा कि यस बैंक से निकलना है कि नहीं, और उस पर जो फैसला है वो इस हफ्ते होना है। एक बैठक होने वाली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और साथ ही साथ बाकी जो लेंडर्स हैं वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट बुक स्ट्रैटेजी इस हफ्ते डिसाइड कर लेंगे यस बैंक में। लेकिन हमें कई बैंक ये भी बता रहे हैं कि वो सिर्फ 13 मार्च की डेडलाइन का वेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी देखना चाहते हैं कि मार्च क्वार्टर यानी कि पूरे साल के जो नतीजे थे यस बैंक, उस पर भी इवैल्यूएशन होगा कि वो एग्जिट रूट लेते हैं यस बैंक से या नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल नहीं कराया है और गाड़ी चला रहे हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इरडा ने 100% इंश्योरेंस को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। देखिए, ये बड़ी खबर है इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई भी, और जो भी लोग जिनके पास गाड़ी है और उनका जो गाड़ी है वो अनइंश्योर्ड है तो उनके लिए भी बड़ी खबर है, और उन्हें अपने व्हीकल को तुरंत इंश्योर्ड करा देना चाहिए, क्योंकि जल्द ही जो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो आपको फाइन का नोटिस भेजने वाला है अगर आपकी जो व्हीकल है वो अनइंश्योर्ड है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के द्वारा जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान किया गया है, और ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है जो हमारे सोर्सेस से हमें पता चली है, जो रिसेंट मीटिंग हुई थी IRD की, वहां पर इसका फैसला लिया गया है, जिसमें इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, जिसमें देश के जो तमाम व्हीकल है उसके डेटा जो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास है, तो ये जो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो अनइंश्योर्ड व्हीकल है, यानी जो गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के मौजूद है, वो डेटा लीड इंश्योरेंस कंपनी को देगा। और इसी सिलसिले में इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के द्वारा हर राज्य की एक लीड इंश्योरेंस कंपनी को भी चयनित किया गया है। हर स्टेट की एक लीड इंश्योरेंस कंपनी होगी, और ये लीड इंश्योरेंस कंपनी स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बिना इंश्योरेंस की गाड़ियों का डेटा प्रोवाइड करेगा, और स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो व्हीकल ओनर्स को फाइन का नोटिस भेजेगा, जो कि अभी जो नया मोटर व्हीकल एक्ट है जहां पर अगर आपकी गाड़ी बिना इंश्योरेंस के है तो 2000 रुपए का फाइन है पहली बार के लिए। तो इसमें यह भी नियम डिसाइड किए गए कि जब आप फाइन भरने जाएंगे तब भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सबमिट करनी पड़ेगी। तो इसलिए जिनके पास गाड़ी का इंश्योरेंस मौजूद नहीं है वो अभी अपना इंश्योरेंस करा ले, क्योंकि जल्द ही आपके स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो आपको नोटिस भेजने वाला है, और जो फाइन भरते समय भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सबमिट करनी होगी। तो ये काफी बड़ा डेवलपमेंट होगा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, क्योंकि अभी जो देश के अंदर कुल व्हीकल है उसमें 50% तक जो व्हीकल है वो अनइंश्योर्ड है, और मोटर इंश्योरेंस जो सेगमेंट है वो सेकंड लार्जेस्ट सेगमेंट है नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेक्टर का। तो यहां पर अगर 50% तक ज्यादा व्हीकल इंश्योर्ड होते हैं तो इन कंपनियों के लिए प्रीमियम काफी ज्यादा होगा, क्योंकि रेगुलेटर की जो पॉलिसी बनाई है जीरो टॉलरेंस फॉर अनइंश्योर्ड व्हीकल एंड 100% इंश्योरेंस फॉर मोटर व्हीकल। तो ये बड़ा डेवलपमेंट होगा आने वाले दिनों में, जहां पर हर किसी को जो अपना इंश्योरेंस है गाड़ी का वो करना जरूरी होगा, क्योंकि मोटर व्हीकल नियम के मुताबिक भी थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है वो जरूरी होता है। और इसके अंदर जो पूरी चेन है जिसमें इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, फिर लीड इंश्योरेंस हर स्टेट की, फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो आपको फाइन का नोटिस भेजेगा, और जो गाड़ी ओनर है, ये पूरी चेन जो है वो उसको तैयार कर लिया गया है इस नए नियमों को, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महानगर गैस ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यूनिसन एनवीरो को 531 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सौमित सरकार।
तो महानगर गैस ने अपना सबसे पहला एक्विजिशन अनाउंस किया है, करीब 531 करोड़ का यूनिसन एनविरो करके एक और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसको ये एक्वायर कर रही है। इसके दम पे हमें महानगर गैस में एक अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा है, क्योंकि ये एक्विजिशन क्या करता है कि सबसे बड़ा कंसर्न था महानगर गैस के लिए, वो था ग्रोथ कंसर्न। आगे चल के पिछले काफ़ी सारे सिटी गैस ऑक्शन में कंपनी ने कोई भी नया जोग्राफिकल एरिया एक्वायर नहीं किया था, तो आगे चल के ग्रोथ आने की बहुत ही कम लो एक्सपेक्टेशंस थी। बट अभी एक्विजिशन वो सारे कंसर्न्स को सेटल कर देता है और आगे चल के अब अच्छा ग्रोथ हो सकता है। अब ये जो एक्विजिशन हुआ है वो भी एक थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे हुआ। अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यूएशंस पे एक्विजिशन हुआ है वो करीब 20 टाइम्स। अभी ये यूनिसन अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी एक 20 टाइम्स का वैल्यूएशन मिला है। इसी कारण एक वैल्यूएशन री रेटिंग हमें सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे कि एमजीएल, आईजीएल और गुजरात गैस, इस तीनों ही स्टॉक्स में हमें एक अच्छा खासा अपमूव दिख रहा है, क्योंकि एक शायद वैल्यूएशन री रेटिंग पूरे सेक्टर का हो रहा है। और गेल की अगर हम बात करें तो गेल में आज अपमूव इसलिए है क्योंकि आज एक ओपन हाउस है जहां पे जो टैरिफ हाइक प्रपोज किया गया था उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली एक अच्छा खासा 40% का अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं टैरिफ्स में, जिसकी वजह से कंपनी की जो अर्निंग्स है वो करीब 20 to 25% बढ़ सकती है। और इसी कारण गेल में भी एक हमें अपमूव देखने को मिल रहा है आज के ट्रेड में। बढ़ते आगे, बाजार आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी 117 अंक चढ़कर 17,711 पर बंद हुआ। निफ्टी की इस तेजी में अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स और ओएनजीसी जैसे बड़े स्टॉक्स का हाथ रहा। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से 300 अंक फिसलने के बावजूद 99 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। रियल्टी और पीएसयू बैंक को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स तेजी पर बंद हुए। इधर जीक्यूजी पार्टनर्स के चेयरमैन राजीव जैन ने कहा है कि अदानी ग्रुप की कंपनियों के फंडामेंटल्स पिछले 2 साल के मुकाबले बेहद मजबूत हुए हैं। साथ ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण आई गिरावट से अदानी ग्रुप के शेयर आकर्षक हो गए थे। If you look at the ports, for example, the regulatory changes have been much more recent, by the way. So I think the fundamentals of business today are better in the last 2 years than they were before at the margin. Number two is, look, we deploy a lot of capital. You can't simply start chasing because you can't execute in 2 days or something. When you talk about hundreds of millions of dollars, I mean, $500 million kind of stuff, we would move the price. So we do need some sort of a shakeout for us to enter. And these things had such a strong momentum. And the valuations were getting extended, so we couldn't have executed them in a sort of proper manner versus, let's say, in my opinion, a mini crisis like what we're seeing now. Valuation is always an approximation, first of all. So, but I think part of the India's issue is the index composition, and I'm not saying in a bad way, but just a fact. So if you look at, for example, state-owned banks in India, well, they're selling similar values to state-owned banks in China. Look at energy companies in India, same in China. Tech companies, very similar in China, but the index composition in China is a lot more cyclical versus index composition in India, right? So if you look at pharma companies in China, they're actually a little bit more expensive. Some of the best staples in China are similar valuations in India. So I think when you adjust for that, the valuation gap is not really much different. Not to mention, even recently, companies like Baba and Tencent, the government has taken golden share, right? Which basically means that, in my opinion, they are quasi-state-owned. The problem is the state-owned companies in China trade at 5 times earnings, but these private sector companies, which in my opinion are trending towards becoming state-owned, they're 25 to 30 times earnings. So when you adjust for all of that, I mean, I think the valuations are fairly reasonable. चलिए बढ़ते हैं आगे। बाजार को और बेहतर ढंग से चलाने के लिए सेबी ने 15 स्टॉक ब्रोकर्स को क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स यानी QSB बनाया है। क्या है ये नई व्यवस्था, इसका कितना असर होगा, जानते हैं शरद दुबे से। जी बिल्कुल, जो शब्द है वो है क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स, और यहाँ पे जो है NSE और BSE जॉइंट प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है कि ये जो है 15 स्टॉक ब्रोकर्स को चूज़ किए हैं एज आपके क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनकी जो ऑब्लिगेशंस होती है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, उस पे जो वो फोकस करने वाले हैं। अब ये लागू कब से होने वाली है? ये लागू होगी जुलाई 1 इस साल से। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जनवरी के महीने में सेबी ने भी जो है बातचीत छेड़ा था कि जो इतने बड़े साइज़ के आपके बड़े स्टॉक ब्रोकिंग प्लेयर्स होते उनको इस चीज़ में शामिल किया जाएगा और आगे जाते हुए अन्य ब्रोकिंग हाउसेस को भी इस डेफिनेशन में लाएंगे। लेकिन इसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है? ये है कि कंप्लायंस और मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट में स्ट्रेंथनिंग देखने मिलेगी। इसके अलावा एक एफिशिएंट फंक्शनिंग देखने मिल सकती है शेयर बाज़ार में, सिक्योरिटीज़ मार्केट में, और ऑफकोर्स रिस्क मैनेजमेंट में भी जो है फोकस रहेगा। लेकिन बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक ब्रोकिंग हाउसेज हैं,
आनंद राठी, एंजल वन, ICICI सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज़, 5 पैसे कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल, नुवामा जैसे अहम ब्रोकर्स जो हैं इस लिस्ट में पहली बार शामिल हुए हैं। लेकिन ये कौन है QSBs का डेफिनेशन? तो ऑफकोर्स इसमें जो है 3-4 क्राइटेरिया होती है जो इंक्लूड करते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स कैसे हुए स्टॉक ब्रोकर के, कितनी एसेट्स वो क्लाइंट्स के रखे हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या चल रहा है अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम हटा दिए जाए, और आखिर में जो एंड ऑफ डे मार्जिन ऑब्लिगेशन होती है उसको लेके भी जो है इनको जो है QSBs के डेफिनेशन में आता है। लेकिन इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और इम्पैक्ट में जो है ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स को जो है कॉन्फिडेंस बाज़ार में मिलेगा, स्पेशली जो ब्रोकर्स हैं जिनके साथ वो डील करते हैं उनमें कॉन्फिडेंस देखने मिलेगा। लेकिन ब्रोकर से भी हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि कॉस्टिंग में जो है थोड़ी बढ़ोतरी देखने मिलेगी, और इसमें चांसेस है कि ये कॉस्टिंग बढ़ोतरी के कारण ये कॉस्ट पास थ्रू हो सकता है फाइनल कस्टमर्स को भी। तो इस पे जो है ज़रूर फोकस रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। 2022-23 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की आखिरी किश्त आज से खुल गई है। निवेशकों के सामने 10 मार्च तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाने का मौका है। इस निवेश के तौर पर इसके क्या फायदे हो सकते हैं, हमारे सहयोगी विश्व मोहन पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जो 31 मार्च को ख़त्म होने वाला है, उस फाइनेंशियल ईयर की ये आखिरी किस्त है और आपके पास 10 मार्च तक गोल्ड बॉन्ड खरीदने का मौका है। और जो भाव यहाँ पर तय किए गए हैं वो है 5,611 रुपये प्रति ग्राम का। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं यानी डिजिटल मोड से अगर इसे खरीदते हैं तो 5,561 रुपये, 5,561 रुपये आप प्रति ग्राम का भाव देना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तौर पर इसे खरीदना चाहते हैं तो मिनिमम 1 ग्राम और ऊपरी सीमा है 4 किलो की। अगर आप ट्रस्ट की तरफ से खरीदारी करना चाह रहे हैं तो ऊपरी सीमा 20 किलो की है। ये खरीदारी अब खरीदना कहाँ है आपसे, तो आप ऑनलाइन बैंकिंग अगर इस्तेमाल करते तो खरीदिए, वहाँ पर 50 रुपये प्रति ग्राम का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के जितने भी ब्रांच है वहाँ से भी आप जाके खरीद सकते हैं। साथ ही स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के जरिए आप खरीद सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस के जरिए खरीद सकते हैं, डीमैट अकाउंट के जरिए खरीद सकते हैं। अगर डीमैट में आप रखना चाहते हो डीमैट में ले, नहीं तो फिजिकली भी आप इसे सर्टिफिकेट के तौर पर ले सकते हैं। इसका एग्जिट का विकल्प क्या है, एग्जिट का 8 साल का यहाँ पे लॉक इन पीरियड है, लेकिन 5 साल के बाद आपको एग्जिट का विंडो मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो निकलने का विकल्प कभी भी है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लिक्विड हो जाता है तो डीमैट के जरिए आप कभी भी इसकी खरीद बिक्री ट्रेडिंग के तौर पर कर सकते हैं। इसके जो सबसे बड़े फायदे ये है कि यहाँ पर आपको GST नहीं देना पड़ता है, साथ ही आपको रख रखाव का टेंशन नहीं है, प्योरिटी की कोई टेंशन है नहीं, पेपर फॉर्म में है, जब भी खरीदेंगे जब 8 साल पूरा हो जाएगा तो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और साथ ही एकमात्र ऐसा विकल्प है गोल्ड इंस्ट्रूमेंट में जहां पे आपको फिक्स तौर पर ब्याज दिया जाता है। सालाना 2.5% ब्याज मिलते हैं, यानी 6 महीने पे 1.25% ब्याज, जिस भाव पर जिस इशू प्राइस पे आप खरीदते हैं उस इशू प्राइस पर आपको ब्याज दिए जाते हैं। यानी हर फायदेमंद है। अगर इन्वेस्टमेंट का विकल्प है तो गोल्ड बॉन्ड से बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। जी चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अब कुछ राजनीतिक खबरों की ओर रुख करते हैं। सबसे पहले बात मनीष सिसोदिया की। सिसोदिया को आज भी राहत नहीं मिली। दिल्ली की कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। सिसोदिया 20 मार्च तक जेल में रहेंगे, हालांकि वो 10 मार्च को जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। मनीष सिसोदिया को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीबीआई ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। सीबीआई के वकील की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने फिलहाल कोर्ट में और रिमांड नहीं मांगी है, लेकिन अगले 15 दिनों में उनकी दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है। दिल्ली शराब नीति केस में सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें सीबीआई की कस्टडी में भेजा था। सीबीआई ने साफ साफ इस बात को मान लिया है कि भाई इनके पास कुछ है नहीं। अब चूंकि प्रोसेस का हिस्सा है, हमारे बेल एप्लीकेशन लगा हुआ है 10 मार्च को, उसकी हेयरिंग है, तो आज मनीष सिसोदिया जी को जेसी में जुडिशियल रिमांड में यानी जेल 20 तारीख तक जज साहब ने कहा है। वैसे 10 तारीख को हम बेल को आर्गुमेंट करेंगे। और जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू यादव का परिवार एक बार फिर केंद्रीय एजेंसी सीबीआई के सवालों के घेरे में है। सीबीआई की टीम ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके घर पर पूछताछ की। राबड़ी के पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड आवास पर पूछताछ करीब 4 घंटे चली। वहीं इसके विरोध में आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने
धरना भी दिया। विरोध को देखते हुए पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वहीं लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट में भी समन जारी किया। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी 14 लोगों को आरोपी बनाया है। कोर्ट ने 15 मार्च को राबड़ी, लालू और मीसा को पेश होने को कहा। वहीं सीबीआई की पूछताछ पर तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। दो लाइन जो सीबीआई टीम आई है उस पर क्या लग रहा है कि आप भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा में गए तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी ने। उनके बाद रेल मंत्री थे मनोज, तो आपने तो देखा ही, मतलब किया गया उसका भी टीएमसी में जो पूर्व में जो नेता थे मुकुल, वो गए तो उसके बाद से केसी जो है बंद हो गया, उनको बुलाना ही छोड़ दिया। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। देखिए, जो भाजपाई आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से नहीं लड़ पा रहे राजनीतिक लड़ाई, वो भेज दे रहे हैं बार बार सीबीआई। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी देवी जी के नारों से। ये जनता भी सब समझ चुकी है, देख चुकी है। अब इनको ये दांव उल्टा पड़ेगा। आज जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, ये 24 का डर सता रहा है और इनको पता है कि सबसे बड़े आर्किटेक्ट विपक्षी एकजुटता के आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। जिस तरह से ईडी और सीबीआई के माध्यम से अपने राजकीय विरोधियों को टेरराइज किया जा रहा है, ये कोई डेमोक्रेसी या लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है, तानाशाही से भी बढ़कर है। इस तरह से तालिबान और अलकायदा जैसे लोग हाथ में हथियार उठाते हैं अपने विरोधियों को ख़त्म करने के लिए। ये सरकार ने ईडी और सीबीआई जैसे हथियार अपने विरोधियों को खिलाफ यूज़ करने का एक बीड़ा उठाया है। इसलिए कल जो 9 प्रमुख विरोधी दल है, उनके प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को इस बारे में पत्र लिखकर ये बात उनके सामने रखी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं होली के रंग। हम स्वदेशी रंगों और पिचकारियों से सजे बाजार की रौनक भी दिखाएंगे, साथ ही आपको लोगों के साथ सुरक्षा बलों की होली के रंग भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले होलिका दहन की बात कर लेते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होलिका दहन पूजा की और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ के साथ सांसद रवि किशन भी आपको दिख रहे हैं। और बाकायदा विधिवत परंपरागत तरीके से जो हर साल योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में विधिवत पूजा करते हैं और पुष्पों की जो होली है, और वो एक तरह की पारंपरिक होली योगी आदित्यनाथ खेलते हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में अलग अलग पुष्पों की होली यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और आम लोगों पर पुष्प वर्षा करते हुए। उनके साथ इस वक्त सांसद रवि किशन भी लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए होलिका दहन के खास मौके पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। और चलिए अब आपको अगली तस्वीर हम दिखाते हैं, और ये तस्वीर है जम्मू की, जहां पर बीएसएफ के जवानों ने होली खेली। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सांबा सेक्टर में जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ, जो वहां के ग्रामीण हैं, उनके साथ भी तो आपको बता दें ये जम्मू के सांबा सेक्टर की तस्वीरें हैं जहां पर बीएसएफ के जवानों ने होली खेली। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो महिला जवान हैं उन्होंने भी एक दूसरे को रंग लगाकर यहां पर होली खेली। वहां की जो आम जनता है, वहां के जो लोकल्स हैं, उनके साथ जवानों ने होली खेली और एक दूसरे को रंग लगाए। और अगला रंग जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है
बाबा महाकाल की नगरी का, यानी कि उज्जैन का। महाकाल के मंदिर में होली से पहले जुदा अंदाज देखने को मिला। भस्म आरती के बाद भक्तों और पुजारियों ने महाकाल के साथ पुष्पों की होली खेली, यानी फूलों की होली खेली। इस दौरान 40 क्विंटल फूलों को महाकाल को अर्पित किया गया और महाकाल के आंगन में भगवान और भक्तों के बीच जमकर फूलों की होली खेली गई। कल बाबा महाकाल के दरबार में हर्बल गुलाल से होली खेली जाएगी। और चलिए जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के दिलचस्प अंदाज के साथ। फिल्मों से लेकर फाइनेंस तक किस तरह से कियारा ने रैपिड फायर अंदाज में दिए सवालों के जवाब, हमारी सहयोगी अंकिता सक्सेना से खास बातचीत में। समर सीजन इज हियर और आज हमारे साथ अपने समर के कुछ फंडे शेयर कर रही हैं बॉलीवुड की फेवरेट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी। कियारा, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। थैंक यू। कियारा, टेल अस, समर सीजन स्टार्ट हो गया है, आपकी क्या टॉप 3 चीज़ें हैं जो आप समर में करना एंजॉय करती हैं? स्लाइस पीना बहुत एंजॉय करती हूँ, और अगर साथ में इफ़ आई एम एट अ बीच या फिर स्विमिंग पूल आसपास है तो स्विमिंग करना, आई मीन बहुत बेटर देन समर टू जंप इनटू अ पूल। और तीसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि छुट्टी लेना मुझे पसंद है, क्योंकि समर की जब बात करते तो इमीडिएटली समर हॉलीडेज़ की याद आती है जब हम स्कूल में थे। पर अब फ़िलहाल काम पे होगी मैं इस साल, बिकॉज आई थिंक छुट्टी ले लिया मैंने अपने शादी को मनाने के लिए। सो नाउ इट विल बी अ बिजी वर्क स्केड्यूल अहेड। राइट। और आपकी क्या है फेवरेट समर ड्रिंक? आप कैसे अपने आप को हाइड्रेटेड रखती हैं? क्या है टिप्स समर की जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी? सिर्फ समर में ही नहीं, आई थिंक ईयर राउंड जो ड्रिंक हमारे साथ हमेशा रहता है, आई थिंक जस्ट टू गेट अ मैंगो ड्रिंक दैट इज़ परफेक्ट इन टेक्सचर, अरोमा, जो टेस्ट है, स्वाद है उसकी, आई थिंक फॉर मी इट्स स्लाइस। इट्स जस्ट दैट ड्रिंक दैट इट्स माई गो टू ड्रिंक, चाहे समर हो विंटर हो, हमेशा स्लाइस आपकी यू कैन, इट्स ऑन द गो, यू कैन टेक इट एंड इट जस्ट ट्रांसपोर्ट्स यू। ऐसा लगता है कि आप समर वेकेशन पे चले गए हो। स्पीकिंग ऑफ व्हिच, आपकी जो समर वेकेशन है, आपका कौन सा फेवरेट डेस्टिनेशन है समर वेकेशन के लिए? आई एम अ बीच पर्सन, तो आप किसी भी बीच पर मुझे भेजो, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। अच्छा, आपका फेवरेट चीट मील क्या है, स्पेशली समर्स में? आप क्या खाना पसंद करते हो? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं चीट मील का वो शब्द इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आई प्रेफर टू से इंडल्जेंट। आई थिंक अ नाइस लाइक chill slice on the side would be lovely, and then sometimes some chocolate, the list can go on. Pani puri, I mean आप पूछ रहे तो मैं पूरा लिस्ट बता सकती हूँ, पर हाँ। ओके, आपकी सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन क्या है अभी तक का? गॉड, सबसे बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन, आई थिंक बाइंग माई फर्स्ट होम with my own money. I bought it for my family, for my mom and dad. So मेरे लिए that was also a very proud moment for me to be able to do that. That was the best decision. Worst decision तो I think मैं नहीं कहूँगी, but I know my mom and dad, पापा ज़रूर कहेंगे कि जितने भी clothes, shoes, bags पर तुमने खर्चा किया है वो सब he says you can buy a house with all this money instead. But you're a girl, so I'm a girl. That's allowed. Yeah. Okay. Thank you so much, Kiara, हमारे साथ जुड़ने के लिए आज. Thank you so much.